हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन यूजीसी दिसंबर 2026 के लिए? अच्छा, एक बात मैं आपको छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि लाइब्रेरियन में 2026 में कई सारे अन्य राज्यों में भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। यहाँ पर राजस्थान में स्टाफिंग पैटर्न के लिए कई समय से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, तो हर संभव यहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की किए जा रहे हैं। और अन्यथा अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं भी होता है, वैसे तो इसकी 1% भी संभावना नहीं है। स्टाफिंग पैटर्न हर हाल में आप सभी लोगों के लिए लागू होने वाला है। स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के पश्चात ही आपको यहाँ पर वैकेंसी का भरमार आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो समय है, ये कमर कसने का समय यानी कि तैयार होने का समय है। यहां पर आप लोगों के लिए वो समय नहीं बचेगा कि आप ये समय को अभी वेस्ट कर दो और आने वाले टाइम में आपको यही चीज मिले। ठीक है, क्योंकि एक चीज याद रखना, समय जो है एक बार बीत जाने के बाद दोबारा नहीं आता। तो उचित समय पे सही निर्णय लेना भी काफी ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि ई गवर्नेंस है क्या। ठीक है, ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव क्या क्या है। बहुत छोटे से टॉपिक में हम इसको पूरे इनिशिएटिव आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट जो टॉपिक है ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरे द्वारा डला हुआ है, मैंने जिसमें आपको पूरा ई गवर्नेंस समझाया कि ई गवर्नेंस क्या होता है। आज मैं सिर्फ उस ई गवर्नेंस को आपको रिकॉल करूंगा और सीधे हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, सरल शब्दों में दोस्तों हम ई गवर्नेंस को समझें तो ई गवर्नेंस का मतलब है दोस्तों यहां पर सरकार चलाने के लिए। ठीक है, अगर हम यहां पर बहुत आसान शब्दों में ई गवर्नेंस का मतलब समझें तो ई गवर्नेंस का मतलब है यहां पर सरकार चलाने के लिए टेक्नोलॉजी, इंटरनेट यानी कि इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करना। यानी कि इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करना। इंटरनेट और कंप्यूटर के इस्तेमाल करने को ही हम यहां पर ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या था, ई गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो मैंने आप सभी लोगों को यहां पर आसान शब्दों में यह समझा दिया है कि ई गवर्नेंस क्या होता है। तो ई गवर्नेंस जो है सरकार चलाने के लिए टेक्नोलॉजी यानी कि इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने को ही हम यहां पर ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, होता यह था कि पहले ना हम एक छोटे से सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे साहब होते थे ना, वो कुर्सी के उस पार बैठते थे। ठीक है, जो आप सरकारी नौकरी जाओगे तो आपको ये चीज नहीं करना है। जो साहब होते थे कुर्सी के उस पार बैठते थे, उनके आने का इंतजार करना पड़ता था। अब ई गवर्नेंस ने इस पूरी प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को टेक्नोलॉजी के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से जोड़ के ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से ही ये चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, ई गवर्नेंस का अंतर, जो ई गवर्नेंस का जो मेन मोटो है, मेन लक्ष्य है, वो है स्मार्ट गवर्नेंस बनाना। वो क्या है? स्मार्ट गवर्नेंस बनाना। अब स्मार्ट गवर्नेंस से भी क्या तात्पर्य दोस्तों? सबसे पहले एस यानी कि सिंपल गवर्नेंस, यानी कि नियमों को सरल बनाना, आसान बनाना। दूसरा यहां पर मोरल। ठीक है, मोरल से तात्पर्य यह कि यहां पर जो भ्रष्टाचार है, जो यहां पर भ्रष्टाचार, जो चीज संबंधी चीजें, उन भ्रष्टाचार को कम करके नैतिकता बनाना। ठीक है, अकाउंटेबल, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है एक अकाउंटेबल। क्या एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है दोस्तों यहां पर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल से तात्पर्य है दोस्तों यहां पर जवाबदेहिता। आसान शब्दों में आप ये समझो, अगर आपको किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेहिता होती है, तो यहां पर आप उस कार्य को करने के लिए अति जिम्मेदार होते हो। तो सरकार का जवाबदेह बनना, उसे हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। सरकार का जवाबदेही बनना। क्लियर है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यहां पर अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद अगर हम आर पे चलें तो आर से तात्पर्य है दोस्तों यहां पर रिस्पॉन्सिव।
क्या है यहां पर तात्पर्य? रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव से तात्पर्य दोस्तों यहां पर यह है कि जनता की शिकायत जो है, जनता की जो कंप्लेन है, उन पर यहां पर तुरंत एक्शन लेना, जिसे हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। तो एस से सिंपल गवर्नेंस करना, एम से मोरल गवर्नेंस करना, ए से अकाउंटेबल गवर्नेंस करना, और आर से यहां पर रिस्पॉन्सिव होना, यानी कि जनता की जो शिकायतें हैं उन शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेना। और टी जो है, टी यानी कि ट्रांसपेरेंट, सब कुछ पारदर्शी रखना ताकि जनता देख सके कि कैसे काम हो रहा है, इसे हम कहते हैं यहां पर स्मार्ट गवर्नेंस। क्लियर है? तो ई गवर्नेंस हमने बहुत अच्छे से समझा कि सरकार को चलाने के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, और ई गवर्नेंस का जो मेन उद्देश्य है वो है स्मार्ट गवर्नेंस बनाना। ठीक है, अब ई गवर्नेंस के कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे कि G2G, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, फिर है यहां पर गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, फिर है यहां पर G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और फिर है यहां पर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये मॉडल्स मैंने आप लोगों को यहां पर प्रीवियस क्लास में भी समझा रखे हैं। मैं आप लोगों को यहां पर एक बार और रिवीजन करा देता हूं। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब पर जाके यहां पर ई गवर्नेंस की क्लास देखोगे तो आपको ये सारे मॉडल्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ई गवर्नेंस हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस आसान शब्दों में आप ये समझना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से गवर्नेंस करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, कैसे? इलेक्ट्रॉनिक रूप से गवर्नेंस करने को ही हम ई गवर्नेंस कहते हैं। अब सरकार ने उस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के अंतर्गत यहां पर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को जोड़ के ये सारी चीजें यहां पर हमें ऑनलाइन डिजिटल रूप से उपलब्ध करा दी हैं। तो जो हमारा यहां पर ऑफिस जाने का चक्कर होता था, जो बहुत लंबी लंबी प्रतीक्षा करने का चक्कर पड़ता था, वो सारी चीजें बंद हो गई हैं कहीं ना कहीं पर। ठीक है, और हम डिजिटल रूप से यहां पर सारी चीजें करने लगे। अब यहां पर क्या हुआ है, सबसे पहले तो हमें इस कार्य के होते से यहां पर हमें हर एक चीज में ट्रांसपेरेंसी दिखने लगी है। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ वो हमें अकाउंटेबिलिटी दिखने लगी है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें रेस्पॉन्सिव, क्योंकि देखना आप यहां पर कंप्लेन नंबर आप लोगों के लिए मिल गए और उनको 24 आवर्स में उन कंप्लेन्स का रिजोल्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जितने भी रूल्स थे वो सिंपल बन गए हैं। ठीक है, यहां पर मोरल, एक यहां पर मोरल भावना पैदा हो गई है। तो ये स्मार्ट गवर्नेंस की जो थ्योरी है यहां पर ई गवर्नेंस के लिए पूर्णता और बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर लागू होती है। अब दोस्तों यहां पर ई गवर्नेंस के अगर हम जो 4 मॉडल्स हैं, ठीक है, उन 4 मॉडल्स को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें मिलेगा यहां पर G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। जब सरकार सीधे जनता को सेवा देती है, यानी कि गवर्नमेंट से सिटीजन, जब यहां पर जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, वो सीधे के सीधे यहां पर सिटीजन्स को सर्विसेज देने का काम करती है। जैसे नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाना। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो बिजली का बिल भरना। ठीक है, तीसरा है यहां पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहां पर G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। जब एक सरकारी विभाग दूसरे विभाग के साथ डेटा शेयर करता है उसे हम कहते हैं यहां पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि G2G। यानी कि पुलिस विभाग का इनकम टैक्स विभाग के साथ जानकारी साझा करना, तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। ठीक है, फिर एक मॉडल आप देखते हो G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल। ठीक है, इनमें यहां पर गवर्नमेंट और व्यापारियों के बीच डिजिटल तालमेल, जैसे कि GST रिटर्न भरना। ठीक है, कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करना, GST रिटर्न भरना हो गया, कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करना हो गया। और आगे चले तो यहां पर एक और चीज हमें देखने को मिल जाती है। वो क्या देखने को मिलती है? ई टेंडरिंग करना, जो टेंडरिंग सर्विस मिलती है उनके थ्रू यहां पर ई टेंडरिंग करना। क्लियर? तो यहां पर ये सारी चीजें आप सभी को देखने मिल जाती हैं। एक है दोस्तों यहां पर G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच का लेन देन। सरकारी कर्मचारी की सैलरी, छुट्टी और रिकॉर्ड और पेंशन, इन सारी जानकारी का ऑनलाइन होना ही हम यहां पर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के अंतर्गत देखते हैं। अब ई गवर्नेंस के फायदे क्या क्या होते हैं, चुनौती क्या क्या होती है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन भारत में ई गवर्नेंस के कुछ बड़े बड़े उदाहरण हैं, वो मैं आप लोग को बताता हूं। जैसे आधार, दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम आज के दिन बन चुका है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यूपीआई, जिसने पेमेंट का तरीका ही बदल दिया है। ठीक है, आज अगर आप कहीं भी जाओगे यूपीआई सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होती है। ठीक है, तीसरा यहां पर डिजी लॉकर। ठीक है, चौथा या तो दोस्तों यहां पर उमंग ऐप।
एक ही जगह पर केंद्र और राज्य सरकार की बड़ी सेवाएं। तो ये सारी की सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें। अब हम ई गवर्नेंस के सीधे चलते हुए हम कुछ इनिशिएटिव समझ लेते हैं कि ई गवर्नेंस के कौन कौन से यहां पर इनिशिएटिव है, और लास्ट में हम कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्लियर। अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी दिसंबर 2025 में पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग ई गवर्नेंस इनिशिएटिव मेड इन प्रमोशन डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन डिफरेंट सेक्टर। लिस्ट 1 में यहां पर आपको एरिया दिया है और लिस्ट 2 में आपको यहां पर इनिशिएटिव दिए गए कि ये चीजें किसके लिए यहां पर स्टार्ट की गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको पूरा समझाऊंगा, फिर डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को खुद से ही यहां पर सॉल्व कर लोगे। अब सबसे पहले यहां पर हम ज्ञानदूत की बात करें तो ज्ञानदूत जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के धार जिले में 2000 में की गई थी। और यह जो है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके साथ साथ एग्जाम रिजल्ट्स हो गए, जॉब इन्फो हो गए, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई थ्रू विलेज कियोस्क, ये सारी जानकारी यहां पर प्रदान करने का काम करता है। गांव में स्थित कियोस्कों के माध्यम से शैक्षिक जानकारी देना, परीक्षा परिणाम के बारे में बताना, नौकरी संबंधित जानकारी देना और सरकारी सेवाएं प्रदान करना, ये सारी की सारी चीजें ज्ञानदूत के माध्यम से हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर परिवहन सर्गे, जिसे कहते हैं हम ट्रांसपोर्ट सर्गे। सर्गे जो है इज एन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सर्विसेज स्पेशली बस रोड ट्रांसपोर्ट इन कर्नाटक। ओवरऑल जो सर्गे है ये कर्नाटक गवर्नमेंट की ई गवर्नेंस की एक पहल है और यह जो है ट्रांसपोर्ट के लिए सर्विसेज के लिए स्टार्ट की गई है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत हेल्प्स इन रूट इन्फो टिकटिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, इसमें आपको किसी भी चीज की रूट की इन्फो के बारे में, यानी कि मार्ग की जानकारी के बारे में, ठीक है, उसकी टिकट बुकिंग के बारे में और इसके साथ साथ परिवहन प्रबंधन में, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में सहायता करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों यहां पर ई चौपाल। ई चौपाल की अगर हम बात करें तो ये कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ई चौपाल कृषि से संबंधित है और जितने भी यहां पर कृषि से संबंधित चीजें होती हैं, किसानों को यहां पर फसल की कीमतें हो गई, मौसम संबंधी अपडेट हो गई, सर्वोत्तम जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गए और मार्केट में जो लिंकेज है उनके लिए यहां पर सहायता प्रदान करने का जो काम करता है वो ई चौपाल के माध्यम से करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यहां पर कराधान और राजस्व। कराधान और राजस्व की अगर मैं बात करूं तो यह एक प्रकार का राजकोषीय कंप्यूटरीकरण परियोजना है। अब टैक्सेशन एंड रेवेन्यू के अंतर्गत इसका जो यूज है वो बजटिंग के लिए, अकाउंटिंग की रिसीव्ड्स पेमेंट्स के लिए और रेवेन्यू मैनेजमेंट के लिए यहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अब और आगे चलते हैं, हम शिक्षा क्षेत्र एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में दोस्तों हम सर्वप्रथम ज्ञानदूत की बात करते हैं जो अभी हमने देखा। इसकी शुरुआत यहां पर मध्य प्रदेश में 2000 में धार जिले से की गई थी और यह जो है एजुकेशन, एग्जाम रिजल्ट और जॉब से रिलेटेड है। क्लियर है। दूसरा आ जाता है दोस्तों यहां पर स्वयं, जिसकी स्टार्टिंग 2017 में की गई थी। यह जो है यूजी हो गया, पीजी हो गया और लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्कूल्स के लिए यहां पर यह जाना जाता है। तीसरा है दोस्तों यहां पर दीक्षा, जिसकी शुरुआत यहां पर 2017 में की गई थी और यह जो है यह एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि टीचर एंड स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड यहां पर है। क्लियर। यहां तक किसी को भी कोई परेशानी? क्लियर हो तो फिर हम आगे चले, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे चले। ट्रांसपोर्ट सेक्टर अभी हमने सरगे पढ़ा, ये कर्नाटक में है। फिर हमने वाहन 2001 के बारे में बात करते हैं। यह जो है ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए नेशन वाइज एक पहल है। आप कभी भी अगर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह गाड़ी का किस नाम से है तो यहाँ पर आप वाहन इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाओगे तो आप जैसे ही यहाँ पर वेबसाइट पर जाओगे तो एक ग्लोबल लेवल नेशन वाइड है, आपको उस पर्टिकुलर व्हीकल से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। फिर सारथी है जिसकी शुरुआत 2004 में की गई थी और जितना भी यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज है उनके बारे में यहां पर सारथी की स्टार्टिंग की गई थी। क्लियर है। ई चौपाल अभी हमने देखा कृषि से संबंधित, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है। ये किसान सहायता हो गया, फसलों की कीमत हो गई, मौसम की सर्वोत्तम सुविधाएं आईटीसी इनके लिए जानी जाती है। दूसरा हमने यहां पर एगी मार्केट देखा, ये 2000 में स्टार्ट की गई थी और यह जो है पूरे भारत में कृषि बाजार मूल्य के लिए यहां पर जानी जाती है। क्लियर है। और आगे चलें, किसान कॉल सेंटर की बात कर लेते हैं। 2004 में स्टार्ट की गई थी और यह किसानों के लिए टोल मुक्त परामर्श सेवाएं है। ठीक है। अब हम रेवेन्यू सर्विसेज की बात करते हैं। कराधान टैक्सेशन में कौन कौन सी चीजें स्टार्ट की गई हैं
तो सबसे पहले दोस्तों कॉम्पैक्ट, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी, और यह जो है ट्रेजरी, कंप्यूटराइजेशन, बजट हो गया, अकाउंट्स, पेमेंट, इसके लिए यहां पर जाना जाता है। दूसरे की अगर हम दोस्तों बात करें, जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क के बारे में बात की गई है। 2017 में इसकी स्थापना की गई थी, और यह जो है ऑनलाइन जीएसटी पंजीकरण, फाइलिंग और अनुपालन के लिए जाना जाता है। क्लियर है, ये दोनों समझ आ गए। तीसरी अगर मैं बात करें, इनकम टैक्स ई फाइलिंग, इसकी शुरुआत जो है 2006 में की गई थी, और ये ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए यहां पर जाना जाता है। इतना क्लियर है। अब हम हेल्थ सेक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में अगर हम बात करें, सबसे पहला है दोस्तों यहां पर HMIS, यानी कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी शुरुआत दोस्तों 2008 में की गई थी, और यह जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी के लिए जाना जाता है। ठीक है, ई हॉस्पिटल, जिसकी शुरुआत यहां पर 2015 में की गई थी, यह जो है ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर निक्षय, जिसकी शुरुआत 2012 में की गई थी, यह जो है टीवी पेशेंट की मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जाना जाता है। ठीक है, अब हम कुछ सिटीजन सर्विसेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत वो देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स जो है, इसकी स्टार्टिंग 2000 में केरल के अंतर्गत की गई थी, और ये नागरिक सुविधा केंद्र है। उमंग की अगर हम बात करें, 2017 में उमंग की स्थापना की गई थी, और यह एक मोबाइल ऐप के माध्यम से अनेक सरकारी सेवाएं प्रदान करने का काम करता है। ई सेवा की अगर हम बात करें तो 1999 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, और ये सिंगल विंडो सिटीजन सर्विस है, जिसकी स्टार्टिंग आंध्र प्रदेश में की गई थी। क्लियर है, आप सभी लोगों को यहां पर जितने भी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला जो है यहां पर, ज्ञानदूत परियोजना, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट इज मेनली रिलेटेड टू विच सेक्टर। ठीक है, जो अभी हमने देखा ज्ञानदूत प्रोजेक्ट, जिसकी स्टार्टिंग मध्य प्रदेश के धार जिले से 2000 में की गई थी, और यह जो है यह एक प्रकार का इंटरनेट आधारित सरकारी सेवा है, जिसका उद्देश्य गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों ग्रामीण आबादी को कृषि उपज, बाजार भाव, भूमि रिकॉर्ड और विभिन्न प्रमाण पत्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहां पर शिक्षा एवं ग्रामीण जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर सरगे, सरगे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू। सरगे की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह एक प्रकार की रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस है, और यह जो है सरगे, यह कन्नड़ भाषा का एक शब्द है। ठीक है, यह जो है ना सरगे दोस्तों, यह कन्नड़ भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है यहां पर परिवहन या फिर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यह कहीं ना कहीं यहां पर कर्नाटक सरकार के द्वारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत शुरू की गई एक पहल है, और इसके माध्यम से यहां पर बसों का ऑनलाइन प्रबंधन, स्मार्ट कार्ड पास बनना और परिवहन से जुड़ी अन्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए इस रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की स्टार्टिंग यहां पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ई चौपाल इनिशिएटिव मेनली बेनिफिट्स। ई चौपाल पहल से मुख्य रूप से क्या लाभ होता है? ई चौपाल की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये फार्मर्स के लिए स्पेशली जानी जाती है, और ई चौपाल मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आईटीसी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही सफल पहल है। इसके जरिए दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल एरियाज जो है, ठीक है, जो रूरल एरियाज जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र जो है, उनमें इंटरनेट पहुंच प्रदान की जाती है, ताकि किसान सीधे जो है मंडी भाव जान सकें, खेती की नई तकनीक सीख सकें और बिचौलियों के बिना अपनी फसल सही दाम पर बेच सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा किसान। क्लियर है। कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, कॉम्पैक्ट की अगर हम पूरे नाम की बात करें दोस्तों तो कंप्यूटराइज्ड पीएओ कम कैशबुक एंड ट्रेजरी जो है इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसके अगर हम यह एक प्रकार का दोस्तों सॉफ्टवेयर पैकेज है। ठीक है, यह क्या है? यह एक प्रकार का, ध्यान देना, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसपे पे एंड अकाउंट डिजिटल सॉफ्टवेयर के काम को डिजिटल बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह सरकारी खर्च और बजट के हिसाब किताब को पारदर्शी बनाने के लिए जाना जाता है। क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ट्रेजरी के कंप्यूटराइजेशन के लिए इसको यहां पर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात कर देते हैं तो विच इनिशिएटिव प्रोवाइड्स क्रॉप प्राइजेस, वेदर एंड फार्मिंग गाइडेंस।
कौन सी पहल फसल की कीमतें, मौसम और कृषि संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करने के काम करती है? तो इसका दोस्तों जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि ई चौपाल जो है, ई चौपाल का मुख्य फोकस ही यहां पर किसानों को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। यह उन्हें मौसम भविष्यवाणी, वैश्विक फसल की कीमतें हो गई, कृषि विशेषज्ञ से सलाह सीधे उनके गांव में उपलब्ध कराने के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों, सरगे इनिशिएटिव इज मेनली इंप्लीमेंटेड इन विच फील्ड? सरगे पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में यहां पर जानी जाती है? तो सरगे अभी हमने देखा कन्नड़ भाषा में ये जाना जाता है और ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज के लिए जाना जाता है। क्लियर है? तो यहां तक आज की क्लास को हम कंप्लीटली वाइंड अप करते हैं। उसके बाद हम नए टॉपिक में फिर से डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग यूजीसी नेट, सेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSS जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।